झारखंड में संगठन को धार देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के मिशन के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। राजधानी पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं सांसदों और विधायकों के साथ अहम बैठक कर संगठन को मजबूत करने का मंत्र भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, नितिन नवीन ने भरी नई जान, सांसद विधायक को मिला टास्क, बीजेपी को नई धार देने की तैयारी, 2029 की तैयारी अभी से जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नितिन नवीन ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सांसदों और विधायकों की संयुक्त बैठक की और इस बैठक में सांसदों और विधायकों को संगठन को नई मजबूती देने का संदेश दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक के बाद बाहर निकले सांसद और विधायक उत्साह से भरे नजर आए। नेताओं ने दावा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन से संगठन और मजबूत होगा और आने वाले समय में बीजेपी एक बार फिर झारखंड में सत्ता में वापसी करेगी। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए और अपने दम पर गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जो भगवा फहरा रहा है, उसमें जो ये ब्लैक स्पॉट है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर झारखंड, इसको अपने दम पर जीतना है। तो निश्चित रूप से आने वाला 29 का चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने एनडीए सहयोगी दल जेडीयू के विधायक सरयू राय भी पहुंचे। सरयू राय ने इसे औपचारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि नितिन नवीन के इस झारखंड दौरे से बीजेपी संगठन को मजबूती मिलेगी। हम कैसे और आगे बढ़े, झारखंड में हम कैसे आगे बढ़े, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बने, संगठन कैसे कार्यकर्ता चले, कैसे स्थानीय मुद्दों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, या फिर जो मोदी जी के अपने प्रधानमंत्री जी के 12 साल के हमारी जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको कीर्ति के रूप में हमको लेके आगे जनता के बीच में जाना है। हमारे क्षेत्र में संगठन को आगे बढ़ाना है, अपने बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है या स्थानीय समस्याओं की भी हमको उठाना है। सरकार में जिस प्रकार से इस सरकार के से लोग त्रस्त हैं। नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि आज रांची पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये झारखंड दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ पार्टी की भावी रणनीति को भी दिशा देने वाला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव लाएगा। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने जन्मस्थल पहुंचकर वो भावुक नजर आए और इसे अपना दूसरा घर बताया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और देश की चुनौतियों पर बात की। बाबूलाल मरांडी ने इस संवाद को प्रेरणादायक बताया। देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी बताए और पहले भी जो चुनौतियां थी उसको किस प्रकार से उसके सामना की गई और उन चुनौतियों को कैसे समाधान किया गया वो भी उन्होंने बताए। और साथ ही इन 12 वर्षों में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो देश में जो काम हुआ है, चाहे युवाओं के लिए हो। राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है।
2 सीटों पर दावेदारी को लेकर सहयोगी दल आमने सामने है। जेएमएम कह रहा है कि दोनों सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस पर अब सियासी पारा हाई हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या राज्यसभा की सीटों पर टकराव महागठबंधन की एकता पर भारी पड़ेगा? ये रिपोर्ट देखिए। 2 सीटों पर सियासी संग्राम, महागठबंधन में क्यों मचा घमासान? गठबंधन धर्म पर क्यों छिड़ी जंग? राज्यसभा की जंग में टूटेगा गठबंधन का संतुलन। झारखंड में फिर शुरू होगी हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर अब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। महागठबंधन के भीतर ही सीटों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। जेएमएम ने साफ किया कि राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के एकतरफा फैसले ने गठबंधन की सियासत में नया भूचाल ला दिया। दरअसल कांग्रेस ने गुरुवार को अचानक प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया और इस फैसले से जेएमएम नाराज है। निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। उधर महागठबंधन के भीतर इस तकरार ने बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मौका दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा जेएमएम को कमजोर करने का काम किया और सत्ता की राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल किया है। अब राज्यसभा की सीटों का सवाल आया तो दोनों दलों के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस का एक ही मकसद है कि जिस राज्य में उसकी सरकार चलती है, उसकी समर्थन सरकार चलती है, दीमक की तरह चार्ज करके उस राज्य को खोखला करने का काम है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने फैसले से बचाव में जुटी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी गठबंधन के भीतर ही चुनाव लड़ रही है और उसके प्रत्याशी को पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन जेएमएम की नाराजगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। 2 सीटें, 4 दावेदार और महागठबंधन में बढ़ती तकरार। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि गठबंधन के नेता इस विवाद का समाधान निकाल पाते हैं या फिर राज्यसभा की लड़ाई महागठबंधन के भीतर नई सियासी दरार पैदा करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महागठबंधन में राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और लगातार बैठकों के बावजूद कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जेएमएम विधायकों और नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें एक सीट की जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। हालांकि दूसरी सीट को लेकर किसी तरह की स्पष्ट चर्चा नहीं हुई। जेएमएम नेताओं ने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे। पार्टी अपने अधिकृत उम्मीदवार वैजनाथ राम को जीत दिलाने पर फोकस कर रही है। अभी तो पहले सीट पर बात कर रही हूँ। अभी जो डिक्लेयर हो चुका है, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और एससी कम्युनिटी से भी हैं और सभी लोग सर्वसम्मति से उनके चुनाव पर सबने अपनी खुशी जाहिर की है। आज जो विधायक दल की मीटिंग हुई, हमारे मंत्रीगण भी थे, सांसदगण भी थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सबकी अच्छी बैठक हुई, सबों ने सहमति जताई है और तभी उनका चयन भी हुआ है। वो बॉस के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री पर है और तो उसका जो भी होगा आगे जो है वो निर्णय वो बॉस के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री। आप लोग को क्या कहा गया, रांची में ही रहना है अभी? अरे हम लोग कुछ न कुछ तुम्हें तो आना जाना करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग रहेंगे। अभी एक सीट पर नाम प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। दूसरे सीटों पर जब कल ही हम लोग कह दिए कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है, अब केंद्रीय अध्यक्ष उस पर निर्णय लेंगे। सारे लोग हम लोग थे, उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक सीट का भी हम लोग देंगे, फिर नेक्स्ट का भी उन्हीं को अधिकृत कर दिए हैं, वो जब घोषणा करें। लेकिन एक सीट के लिए हम लोग वैजनाथ राम जी को सर्वसम्मति से राज्यसभा में जाने के लिए
जेएमएम की ओर से राज्यसभा के लिए वैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। वैजनाथ राम ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री में मंत्री रह चुके हैं और उसी अनुभव के साथ राज्यसभा में झारखंड की आवाज मजबूती से उठाएंगे। आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति कि उन्होंने मेरे ऊपर आस्था व्यक्त किया, विश्वास व्यक्त किया है। ये बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एससी समाज को अवसर मिला है। ये संभवतः पहली बार है जब राज्यसभा से किसी एससी के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। वो आपको पता है, मेरे कार्य करने का अंदाज आपको सबको पता है। पहले भी मंत्री के रूप में काम किया हूँ झारखंड में, और जो समस्या है उनका समाधान कैसे हो, इस पर गंभीरतापूर्वक काम किया जाए। जिस अस्पताल को गरीबों की जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया था, आज उसी अस्पताल में मरीज खुद जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 400 करोड़ रुपए की लागत से बने जमशेदपुर के नए एमजीएम अस्पताल की चमचमाती इमारत के पीछे ऐसी तस्वीरें छिपी हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े करती है। कहीं बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो कहीं मरीजों के परिजन रात भर हाथ से पंखा झलने को मजबूर है। देखिए खास रिपोर्ट। चमकती इमारत, तड़पते मरीज, हाथों में पंखे, सिस्टम के झटके, इलाज की आस, अव्यवस्था का एहसास। बिल्डिंग आलीशान, सुविधाएं वीरान। बाहर से देखने में यह अस्पताल किसी 5 स्टार बिल्डिंग से कम नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, हकीकत सामने आ जाती है। ये वही नया एमजीएम अस्पताल है जिसका उद्घाटन बड़े दावों और वादों के साथ किया गया था। 400 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में मरीजों को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलने का दावा किया गया था, लेकिन आज हालत ये है कि ये अस्पताल खुद ही बीमार नजर आ रहा है। चल रहा है? नहीं चल रहा है। पंखा भी नहीं, पंखा भी नहीं। बहुत परेशान। हाँ। कब से भर्ती किए आप? ये तो 3 दिन हो गया। 3 दिन से कुछ काम नहीं कर रहा है पेशी? 3 दिन से हाँ, काम नहीं कर रहा। खेती चल रहा है? नहीं चल रहा है। कैसा परेशानी हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग तभी से बोल कर रहे इससे चालू की, तो बोल रहे कि काम चल रहा है। पंखा भी नहीं? कहाँ पंखा कहाँ? बहुत परेशानी। जिस अस्पताल में मरीजों को राहत मिलनी चाहिए थी, वहां हर चेहरा परेशानी की कहानी बयां कर रहा है। अस्पताल में न पीने का पानी है, न एसी चल रहा है और न ही पंखे। तपती गर्मी में मरीज बेड पर तड़पते नजर आ रहे हैं और उनके परिजन हाथों से पंखा करने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि अस्पताल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और होमगार्ड जवान तक पीने के पानी के लिए बाहर से बोतल खरीदने को मजबूर हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है। घर से लेके आते हैं। क्या चीज में लेके आते हैं? बोतल में लेके आते हैं। वजह? यहाँ है ही नहीं साधन, पीने का पानी का कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं है। दिक्कत होता है आप लोग को? बहुत दिक्कत होता है। मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रभावित है। कई एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं, जिससे मरीजों को महंगी निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट अब तक पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो पाया है। कई विभागों में जरूरी संसाधनों और सुविधाओं की कमी बनी हुई है। यानी जिस अस्पताल को उम्मीदों का घर बनना था, वहां मरीजों को हर कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल के अधीक्षक भी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं थी, तो अस्पताल का उद्घाटन इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया। के जो पानी की व्यवस्था, जब तक हम लोग को डायरेक्ट सप्लाई नहीं आता है ट्रीटेड वाटर, तब तक ये प्रॉब्लम होते रहेगा। ये डायरेक्ट मेरे हाथ का नहीं है कि एक दिन में इसको हम पूरा कर लेंगे। सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं,
सवाल उन हजारों गरीब मरीजों का है जो बेहतर इलाज की उम्मीद में यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें इलाज से पहले अव्यवस्थाओं से लड़ना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन सवालों का जवाब कब देते हैं और मरीजों को सुविधाएं कब मिलती हैं। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। धनबाद में 1 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। रणधीर वर्मा चौक के खादी भंडार, गांधी सेवा सदन और एशियन अस्पताल समेत कई प्रतिष्ठानों में बारिश का पानी घुस गया। बारिश के कारण शहर की ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आई। कई इलाकों में जल जमाव हो गया और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। खादी भंडार प्रबंधन के अनुसार नाली का गंदा पानी गोदाम तक पहुंच गया, जिससे बड़ी मात्रा में कपड़ा भीग गया। उन्होंने करीब 5 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया है। व्यवसायियों ने निगम प्रशासन से मॉनसून से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। खादी ग्राम उद्योग मैंने 1 घंटा पानी पड़ा, मोटा मोटी पूरा लाखों लाख कम से कम 5 लाख का मेरा नुकसान हो गया। पूरा कपड़ा भीग गया है, इन्वर्टर भीग गया, झंडा वगैरह ये सब भी 700 सब भीग गया। हम लोग तैयारी अब 15 अगस्त के कर रहे थे। खादी ग्राम उद्योग है ना आपका? हाँ, खादी ग्राम उद्योग। उसके बाद यहाँ नाली को साफ कराने के लिए हम लोग साफ भी कराए, लेकिन वहाँ आगे रोड के पुल है छोटा मुँह, वो बहुत माने पानी नहीं खींच रहा है। अभी हम 2 बार 3 बार जाके वहाँ देखे, लेकिन पानी साफ ही नहीं पार कर रहा है। रांची के अपर बाजार के बालाजी बुटीक के पास एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 28 मई की रात कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर युवक को रोककर उसकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद ये मारपीट हुई। पीड़ित महेश कुमार ने कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कई लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि घटना के समय पीसीआर वैन वहां से गुजर रही थी, लेकिन उस वक्त मारपीट नहीं हो रही थी और पीड़ित ने कोई शोर भी नहीं मचाया। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संधान में जो बात आई है, उनका पैसे को लेकर जो है दोनों व्यक्ति जो मारपीट करने वाले जो लोग हैं वो उनके दोस्त और साथी ही हैं, और उन्होंने पैसे को लेकर उनका कुछ विवाद था। उनके बीच में हल्की फुल्की जो है झड़प और मारपीट हुई थी, कोई मेजर इंजरीज भी नहीं थी। और ऐसे जो केसेस हैं उसमें पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके बेलेबल सेक्शन में तुरंत बेल दे दी जाती है, और जो विधि सम्मत जो प्रक्रिया है उसका पुलिस के द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, और आगे इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन केस में विधि सम्मत किया जा रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। गुरुद्वारे से लौट रही बुजुर्ग महिला प्रकाश कौर से 2 बाइक सवार ठगों ने लाखों रुपए के सोने के जेवर ठग लिए। आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए महिला को जेवर बैग में रखने की सलाह दी। इसी दौरान उन्होंने असली जेवर लेकर उसकी जगह नकली जेवर रख दिए और फरार हो गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच में जुटी है। हम आ रहे थे गुरुद्वारा से आते आते तो हम अपना घर जा रहे थे, तो जा रहे हैं तो हम मुड़े हैं तो बोलता पीछे से मेरे को बोलता सुनिए आपको उधर साहब बुला रहे हैं। हम ऐसे बोल के अब सुन नहीं रहे हैं, आपको साहब बुला रहे हैं। हम उधर गए तो क्या हुआ, तो बोलता है यहाँ इतना घटना हो गया है तो आप पेपर नहीं पढ़ते हैं, और पेपर पढ़ने से हमको क्या मतलब है। तो बोलता सोना पहन के घूम रहे हैं आप, मैंने सोना उतार की अपना बैग में रखिए। हम सोना उतार के अपना बैग में रख लिया, तो बोलता नहीं ऐसे नहीं, हमारा सामने मैंने हम लपेट के देंगे। तो लपेटने लगा कि हम पुलिस के आदमी हैं, यहाँ पे मर्डर हुआ है तो आप सोना पहन के मत निकलिए। तो मम्मी को बोले कि अपना सोना जो भी पहने हुए आप अपने बैग में रख लीजिए। तो मम्मी रखने लगी तो बोली लाइए हम रख देते हैं। हम रख लिए हाँ माता जी हम रख लेते हैं। मम्मी उन्हीं के सामने वो लोग मम्मी के बैग में रखे। फिर मम्मी घर में आके अपना अलमारी में रखने जा रही थी तो देखा है कि मम्मी का ओरिजिनल वाला जो सोना था वो नहीं था और नकली वाला था उसके पास।